हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर सॉल्व्ड एग्जांपल्स। और सबसे पहला सॉल्व्ड एग्जांपल हमारे पास जो है वो है दैट एन एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली गेट्स सेपरेटेड आउट ऑफ हिज स्मॉल स्पेसशिप एक्सेलरेटिंग इन इंटरस्टेलर स्पेस at a constant rate of 100 meter per second square. What is the acceleration of the astronaut at the instant after he is outside the spaceship? Assume that there are no nearby stars to exert gravitational force on him. अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे जब स्पेस में अवेलेबल है तो उसके लिए कोई भी उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है और जो स्पेसशिप उसकी खुद की है उसका एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो जब वो स्पेस में है तो उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जो होगा वो हमारे पास सेपरेशन के बाद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या होता है, अगर फोर्स जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन भी हमारे पास यहाँ पे जीरो रहेगा। इन सभी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ सॉल्यूशन रहेगा जो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक है, उसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो वो हमारे पास ऐप पे अवेलेबल है। ऐप का नाम जो है दैट इज काइनेटिक इंस्टीट्यूट, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। वहाँ पे हमारे पास लाइव क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट होने वाली हैं। एंड इसके अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनके भी सॉल्यूशन आपको धीरे धीरे सभी के मिलते जाएंगे। और आप ऐप अगर डाउनलोड करते हैं तो उस ऐप के अंदर आपको फ्री में जो है स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल रहेगी। प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो आपके पास वहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा आप टेलीग्राम जो है चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको कोई भी अपडेट जो है हमारे चैनल से रिगार्डिंग आएगी वो आपको मिलती रहेगी। और यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी अपडेट्स जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है दैट इज a bullet of mass 0.04 kg moving with speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and is stopped after distance of 60 centimeter. What is the average resistive force by the block on the bullet? तो यहाँ पे अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स पूछा गया है तो वो हमारे पास हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, जो हमें मिलता है सेकंड लॉ से कि मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू फोर्स। हमारे पास जो मास कांस्टेंट रहता है। अब हम बात करते हैं कि उसका एक्सेलरेशन क्या रहा होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हमारे पास फॉर्मूला होता है थर्ड इक्वेशन का। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जीरो है। इनिशियली वेलोसिटी जो थी उसके पास 90 मीटर पर सेकंड थी प्लस 2 ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और एस की वैल्यू जो गिवन है वो हमारे पास है 60 सेंटीमीटर यानी कि 0.6 मीटर हमारे पास आएगा। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस 90 इंटू 90, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव हमारे पास हो गया और डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 0.6 हमारे पास आएगा। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू जो चेंज हो जाएगी, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारे पास जीरो लग जाएगा और 90/6 मतलब 15 इंटू 900 डिवाइडेड बाई 2, जिसको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आएगा -675 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस साइन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है दैट एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी। और इसको हम अगर मैग्नीट्यूड के लिए सिर्फ बात करेंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा तो हम एक्सेलरेशन का यहाँ पे सिर्फ क्या कंसीडर करेंगे, मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे जो है 6750। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू 270 न्यूटन और यही हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m is described by y equal to
ut plus half gt square, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो आपको सबसे पहले इक्वेशन जो है कोऑर्डिनेट की दी गई है, दैट इज ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आपको यहाँ पे पोजीशन दी गई है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, dy अपॉन dt, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो u कांस्टेंट हो गया, टाइम के रिस्पेक्ट में t का जो डिफरेंशिएशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस हाफ जी, ये कांस्टेंट हो गया, और टी स्क्वायर का जो हमारे पास आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2t। तो हमारे पास v इज इक्वल टू आया u प्लस g इंटू में t। एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, तो एक बार फिर से वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम करेंगे। तो u कांस्टेंट है, तो जिसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस हाफ जी, और t का डिफरेंशिएशन जो है वो 1 हो गया। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g हमारे पास आया। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स हमारे पास होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इसका m है और एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास g है। तो नेट एक्टिंग फोर्स इज इक्वल टू mg। Next solved example is a batsman hits back a ball straight in the direction of bowler without changing its initial speed of 12 meter per second. If the mass of ball is 0.15, then determine the impulse imparted to the ball. तो हमारे पास impulse का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर, चेंज इन मोमेंटम दैट इज इक्वल टू इम्पल्स होता है। तो डेल्टा पी वेक्टर आ जाएगा, हम लिख सकते हैं कि पी वेक्टर फाइनल माइनस पी वेक्टर इनिशियल, और पी की जगह लिखा जा सकता है एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल हमारे पास आएगा। मास को आप कॉमन ले सकते हैं, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल जो है वो हमारे पास वैल्यू आएगी। तो इम्पल्स के लिए अब हम अगर देखें तो वो हिट्स बैक मतलब सेम अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास वो क्या कर रहा है, उसको फायर कर रहा है। अगर हम v इनिशियल को क्या मान लें, 12 मीटर पर सेकंड मान लें, तो v फाइनल हमारे पास क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो दैट विल बी माइनस 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो मास इज 0.15, फाइनल वेलोसिटी इज माइनस 12 माइनस इनिशियल इज 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.15 इंटू 24, जिसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा माइनस का 3.6 न्यूटन सेकेंड। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इम्पैक्ट शो कर रहा है कि हमारे पास हम जो इनिशियल वेलोसिटी है, इम्पल्स जो है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्व एग्जांपल है, वो है दैट टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स स्ट्राइक्स ए रिजिड वॉल विद ए same speed but different angles and gets reflected without any change in speed as shown in the figure, then the direction of force on the wall due to each wall। तो यहाँ पे फोर्स के लिए डायरेक्शन क्या होने वाली है, और साथ में हमसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल्स। बॉल के लिए अगर हम बात करें तो बॉल के पास जो मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम, उसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो इसका मतलब क्या है कि बॉल के ऊपर जो फोर्स लगा है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में है, और एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए हम बात करें तो वॉल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, प्लस एक्स डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे रहेगा। तो दोनों वॉल के लिए वॉल के ऊपर जो फोर्स है दैट इज इन प्लस एक्स डायरेक्शन, और बॉल पे जो फोर्स है दैट इज इन माइनस एक्स डायरेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट बात जो आती है वो आती है कि हमारे पास इसका जो वैल्यू है वो कितना होगा। तो वैल्यू इम्पल्स के लिए अगर हम बात करें कि इम्पल्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो एग्जांपल के लिए मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ और ये वाली डायरेक्शन जो है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी लिखें तो दैट इज प्लस यू, और फाइनल अगर इसकी वेलोसिटी लिखें तो दैट इज इक्वल टू माइनस यू। और हमारे पास अभी बात करें कि चेंज इन मोमेंटम जो किसके बराबर होता है, इम्पल्स के बराबर होता है, तो वो हो जाएगा एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हो जाएगा एम माइनस यू और माइनस यू, यानी कि आ जाएगा माइनस का 2 एम यू।
दैट इज चेंज इन मोमेंटम। अगर हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें तो वो हमारे पास जो आएगा दैट इज इक्वल टू 2mu। इसी तरीके से हम इसके लिए देखेंगे तो इसके पास कंपोनेंट्स जब आप करोगे तो हमारे पास ये 30 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे ये कंपोनेंट भी आपके पास एंगल जो है वो अपोजिट एंगल होते हुए 30 का आएगा, तो ये कंपोनेंट आपको मिलेगा u cos 30 और ये वाला कंपोनेंट जो है वो आपको मिलेगा u sin 30। इसी तरीके से कोलिजन के बाद अगर आप कंपोनेंट्स निकालोगे तो फिर से ये आपके पास 30 डिग्री का एंगल आएगा, तो ये कंपोनेंट आपके पास रहेगा u cos 30 और ये वाला कंपोनेंट जो रहेगा वो आएगा आपके पास u sin 30। ये हमारे पास है u sin 30। तो आप देख सकते हैं कि y डायरेक्शन में जो है वो कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आया, मोमेंटम में चेंज नहीं आया। जो मोमेंटम हमारे पास चेंज हुआ वो सिर्फ x डायरेक्शन में चेंज हुआ है, तो डेल्टा पी एक्स अगर हम लिखेंगे तो वही फॉर्मूला पी फाइनल माइनस पी इनिशियल हमारे पास हो जाएगा। फाइनल के लिए लिखेंगे एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हमारे पास आएगा। मास एज इट इज वी फाइनल हमारे पास कितना है तो दैट इज माइनस यू कॉस 30 है और इनिशियली हमारे पास कितना है दैट इज इक्वल टू यू कॉस 30 हमारे पास आएगा। तो आंसर विल बी माइनस 2mu cos 30, 2mu cos 30 जिसकी वैल्यू हमारे पास cos 30 जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है √3/2, तो mu √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो डेल्टा पी एक्स आपको मिल जाएगा। तो डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो वो कितना आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू √3mu। तो हमसे पूछा गया है रेशियो क्या होगा, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी एक्स का रेशियो जो है वो हमारे पास क्या आएगा, एक साइड 2mu है दूसरी साइड √3mu है, यानी कि आंसर इज 2/√3। Next solved example is a mass of 6 kg is suspended by a rope of length 2 meter from a ceiling. A force of 50 Newton in horizontal direction is applied at midpoint P of the rope as shown. What is the angle of rope makes with the vertical in equilibrium? जी हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है और रोप का मास जो है वो नेग्लेक्ट आपको करना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास ओरिजिनल डायग्राम था और इसके लिए हमारे पास यहाँ पे FBD जो है वो बने हुए हैं। अगर हम फोर्सेस के लिए बात करें तो सबसे पहले कि यहाँ के अंदर कितनी टेंशन रहेगी, तो ऊपर की डायरेक्शन में अगर हम T2 एज्यूम कर रहे हैं तो नीचे भी T2 इस पॉइंट के ऊपर आपके पास मिलेगी। और इसके अलावा आप जब फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो T1 का एक कंपोनेंट जो है वो हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा T1 cos थीटा के बराबर, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आएगा T1 sin थीटा के बराबर। और T2 की वैल्यू आप इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेट करके निकाल सकते हैं कि T2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 60 न्यूटन के इक्वल है। अब हम यहाँ पे जो है कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के लिए क्या लिखेंगे कि इक्विलिब्रियम में अगर है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो नेट फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको Fx इज इक्वल टू क्या लेना है, जीरो लेना है, तो क्या आएगा 50 न्यूटन प्लस x डायरेक्शन में लग रहा है और माइनस T1 साइन थीटा जो है वो आपका माइनस x डायरेक्शन में लग रहा है और इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। इसी तरीके से आप क्या लिखोगे, Fy वेक्टर इक्वल टू जीरो लिखोगे, तो जहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा ऊपर प्लस y डायरेक्शन में दैट इज इक्वल टू T1 cos थीटा और दूसरी डायरेक्शन में हमारे पास जो है दैट इज इक्वल टू T2 और इन दोनों का सम भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अगर हम यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन से लिखें तो ये हो जाएगा कि T1 sin थीटा इज इक्वल टू आएगा 50 और T1 cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू T2। तो यहाँ पे दोनों को आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करोगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा tan थीटा और 50/T2 हमारे पास आएगा और tan थीटा इज इक्वल टू T2 की वैल्यू हम निकाल चुके कितनी है, 60 है, तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 5/6। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल 5.7 हमारे पास है, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन in which a box lying on its floor will remain stationary given that the coefficient of static friction between the box and the train's floor is 0.15। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये इसके ऊपर रेस्ट पे रहे
तो हमारे पास जो सूडो फोर्स लगता है, जब भी किसी भी अगर आप ट्रेन के ऊपर आप ब्लॉक रखेंगे और वो ट्रेन आपके पास ए एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में जब आप मोशन को ऑब्जर्व करोगे तो इसके ऊपर आपके पास क्या लगेगा, एक सूडो फोर्स जो है लगेगा। और ये सूडो फोर्स जो है वो हमारे पास मैक्सिमम जो फोर्स यहाँ पे लग सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको अपने बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास होती है म्यू एस इंटू में एन के बराबर। आप चाहते हैं कि ये स्लिप नहीं करे, तो जो आपका सूडो फोर्स है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ एल हमारे पास होना चाहिए, जिसमें हम ये लिख सकते हैं कि सूडो फोर्स कितना होगा, मास ऑफ बॉडी इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, एफ एल कितना होगा हमारे पास म्यू एस इंटू यानी कि म्यू एस इंटू में एम जी के बराबर हमारे पास आएगा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमारे पास कितना होगा, तो वो होगा म्यू एस इंटू में जी के बराबर, यानी कि 0.15 इंटू में 10, आंसर विल बी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल हमारे पास है ए मास of 4 kg rest on a horizontal plane. The plane is gradually inclined until an angle of theta equal to 15 degree with the horizontal. The mass just begins to slide. What is the coefficient of static friction between block and surface? तो अगर वो स्लाइड करना यहाँ पे स्टार्ट करता है, उस इंस्टेंट पे अगर हम फोर्सेस की बात करें तो नीचे की ओर जो आपका फोर्स लग रहा है दैट इज mg। mg के आपके पास दो कंपोनेंट होंगे, एक mg cos थीटा होगा, एक आपके पास mg sin थीटा होगा। तो यहाँ पे पहली चीज तो अगर रेस्ट पे है तो बिगिंस टू स्लाइड से पहले रेस्ट पे है, तो आपका mg sin थीटा जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल यहाँ पे आएगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए हमें जरूरत पड़ती है, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है, तो वो हमारे पास होता है म्यू इंटू में एन। और इस डायरेक्शन में आप यानी कि मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस को जब बैलेंस करोगे तो आपको एन की वैल्यू जो मिलेगी दैट विल बी एम जी कॉस थीटा। तो एफ एस की वैल्यू जो आपके पास आएगी तो दैट विल इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें सारी वैल्यूज के बारे में पता चल गया, तो अब हम इक्वेट कर सकते हैं दैट एम जी इज इक्वल टू साइन थीटा और दूसरी साइड हमारे पास एफ एस जिसकी वैल्यू है म्यू एम जी कॉस थीटा। दोनों साइड से एम जी जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारे पास आएगा। और यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास टेन थीटा के इक्वल है। हमें स्टैटिक फ्रिक्शन का अगर कॉफिशिएंट निकालना है तो यानी कि वो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो थीटा मैक्स जो है अगर आप ये लिखेंगे कि म्यू जो मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो उस कंडीशन में आपका टेन थीटा जो है वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है कि थीटा मैक्सिमम कितना है, 15 डिग्री आपके पास है। और 10-15 डिग्री की अगर हम वैल्यू रखें तो वो वैल्यू हमारे पास होती है 0.27। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू एस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल 5.9 हमारे पास है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक and the trolley system shown in the figure if the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.4, what is the tension in the string, neglect the mass of string। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया है, अगर हम इसमें ये कंसीडर करते हैं कि ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ये भी आगे ए एक्सेलरेशन से जो है वो मूव करेगा। जब ये ए एक्सेलरेशन से आगे मूव करेगा तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो पीछे की ओर लगेगा। स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे मासलेस स्ट्रिंग है तो इसका मतलब पूरी स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो आपके पास टी रहेगा। फोर्सेस को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एफ नेट इज इक्वल टू एम ए जब हम अप्लाई करेंगे तो इसके लिए लिखेंगे 30 ड्राइविंग फोर्स, टी इज अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इज 3 एंड एक्सेलरेशन इज ए हमारे पास आ रहा है।
इसी तरीके से ऊपर वाले के लिए जब हम यही इक्वेशन लिखेंगे तो इसको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है दैट इज टी माइनस जो पीछे लग रहा है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज 20 एंड एक्सेलरेशन इज ए। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। हमारे पास ये सेकंड और ये फर्स्ट इक्वेशन ऐड जब हम करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टी जो है वो प्लस का है, इधर टी माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 30 माइनस एफ ए इज इक्वल टू 20 प्लस 3 इंटू में ए हमारे पास आ जाएगा, या ए की वैल्यू अगर हम बात करें तो दैट विल बी 30 माइनस एफ के अपॉन 23 जो है वो वैल्यू आएगी। अब इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी होगी, एफ के की वैल्यू क्या होगी, तो वो हमारे पास होती है म्यू के इंटू में एन, और म्यू के की वैल्यू जो है दैट इज 0.4, एन की वैल्यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो एम जी के बराबर, एम इज 20 एंड जी इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास जो आएगा वैल्यू दैट इज इक्वल टू 30 माइनस 8 अपॉन 23, या ये बोल सकते हैं 0.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास आएगा। ये वैल्यू हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में जहां से हम टेंशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3 इंटू में एक्सेलरेशन जो है दैट इज 0.96, यहाँ टी इज इक्वल टू बोल सकते हैं 30 माइनस 2.9 के अप्रोक्स हमारे पास वैल्यू आएगी, यहाँ हम बोल सकते हैं आंसर इज 27.1 न्यूटन, दैट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल हमारे पास जो है वो है ए साइक्लिस्ट इज स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर ऑन ए लेवल रोड टेक्स ए शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड इज 0.1, विल द साइक्लिस्ट स्लिप व्हाइल टेकिंग द टर्न। तो अगर हम यहाँ पे सेफ टर्न के लिए बात करें तो वो हमारे पास हमने फॉर्मूला निकाला था कि सेफ टर्न के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी मैक्सिमम का फॉर्मूला अंडर रूट म्यू आर जी के इक्वल, और यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करें तो म्यू की वैल्यू 0.1 है, आर की वैल्यू 3 है, जी की वैल्यू जो है वो 10 है, या हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू रूट 3, जिसकी वैल्यू हमारे पास आती है 1.732 मीटर पर सेकेंड। और जो राइट नाउ वो टर्न कर रहा है, अगर हम उस स्पीड की बात करें तो उस स्पीड के लिए अगर हम लिखें कि साइक्लिस्ट की स्पीड राइट नाउ क्या है तो दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 5/18 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो करंट स्पीड जो आएगी दैट इज 5 मीटर पर सेकंड, और जो सेफ स्पीड है दैट इज 1.732। इसका मतलब हमारे पास ये आता है कि जब वो सर्कुलर टर्न लेगा तो वो क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। द आंसर इज यस। Next solve example 5.11 is a circular race track of radius 300 meter is banked at the angle of 15 degree. The coefficient of friction between the wheels and race car is 0.2. What is the optimum speed of race car to avoid wear and tear in its tires and the maximum permissible speed to avoid slipping? तो V का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, जो ऑप्टिमम स्पीड के लिए अगर हम बात करें तो वो हमारे पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर जी टेन थीटा के इक्वल। सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे पता है दैट आर इज इक्वल टू 300, जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास हो गई 10, और बात करें टेन थीटा की तो 10-15 डिग्री जो हमारे पास होता है वो होता है 0.27 के अप्रोक्स। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो v की जो वैल्यू आएगी सेफ स्पीड के लिए जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट विल बी इक्वल टू 28.1 मीटर पर सेकंड हमारे पास वैल्यू इसकी रहेगी। अब नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं कि v मैक्स हमारे पास क्या रहेगा। तो v मैक्स के लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था अंडर रूट हमारे पास आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। आर की वैल्यू 300, जी की वैल्यू हमारे पास 10, म्यू एस की वैल्यू की अगर हम बात करें तो दैट इज 0.2 प्लस 10-15 डिग्री दैट इज 0.27 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.2 एंड 0.27।
अब इस पूरी टर्म को जब आप कैलकुलेशन इसकी कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 38.1 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास जो सॉल्व एग्जांपल है दैट इज ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट ऑन ए soft horizontal floor. When an iron cylinder of 25 kg is placed on the top of block, the floor yields steadily and the block and cylinder together go down with an acceleration of 0.1 meter per second square. What is the action of the block on the floor before and after floor yields? हमें एक्शन रिएक्शन पेयर्स जो है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं। तो जब ब्लॉक आपका रेस्ट पे है, जब आपका ब्लॉक रेस्ट पे है फ्लोर के ऊपर, तो फ्लोर के ऊपर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो है वो दोनों के बीच में एक एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा और इसके अलावा इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स का भी आपके पास एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा। और उसके लिए वैल्यूज की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकली वैल्यू जो है वो n इज इक्वल टू mg के बराबर आ जाएगी। तो 2 इंटू 10 यानी कि 20 न्यूटन विल बी आंसर यहाँ पे रहेगा हमारे पास। और एक्शन रिएक्शन पेयर आप समझ गए होंगे कि ग्रेविटेशनल का ग्रेविटेशनल के साथ और नॉर्मल का जो है वो नॉर्मल के साथ हमारे पास वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे ये बोला गया है कि जब वो फ्लो यील्ड करता है तो उस टाइम पे एक्शन रिएक्शन पेयर्स क्या होंगे और उसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या रहेगी। तो अगर आप वैल्यूज के लिए बात करें तो अब हम बोल देते हैं कि नीचे से जो रिएक्शन लगता है दैट इज एन डैश, और यहाँ पे इनके बीच में भी कुछ ना कुछ हमारे पास रिएक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन जब आप इस पूरे सिस्टम को कंसीडर करोगे तो पूरे सिस्टम का मास कितना हो चुका है 25 इसका 2 kg ब्लॉक का। तो ये हमारे पास टोटल मास अगर पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा 27 kg मास है। फोर्स की सरफेस की वजह से एन डैश लग रहा है और नीचे हमारे पास जो है वो वैल्यू जो है वो mg के बराबर हमारे पास आ रही है। तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए जब हम अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ दे दिया कितना है 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा एम जी माइनस एन डैश इज इक्वल टू एम इंटू में ए, जहाँ पे m की वैल्यू आप राइट नाउ 27 इंटू 10 माइनस एन डैश इज इंटू में टोटल मास इज 27 एंड एक्सेलरेशन इज 0.1। यहाँ हम बोल सकते हैं दैट एन डैश इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 27 माइनस हमारे पास वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 2.7। तो 270 माइनस 2.7 यहाँ बोल सकते हैं 267.3 न्यूटन दैट इज द न्यू रिएक्शन। और ये हमारे पास एक्शन रिएक्शन पेयर जो है वो सरफेस के लिए बनेगा। अब सारे एक्शन रिएक्शन पेयर अगर आप देखोगे तो क्या क्या रहेगा कि एक 20 kg ब्लॉक के ऊपर आप 25 kg ब्लॉक के ऊपर एक आप बोल सकते हो एन डबल डैश लगेगा और उतना ही एन डबल डैश जो है वो हमारे पास इस 2 kg वाले ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ लगेगा। साथ में नीचे क्या लग रहा है mg, और यही mg जो है वो किसकी वजह से लग रहा है अर्थ की वजह से। तो अर्थ के ऊपर भी ये आपके पास क्या लगाएगा mg लगाएगा। और इसके अलावा इसके पास क्या है हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन है। और एक चीज यहाँ पे और रहेगी दैट सरफेस की वजह से जो ऊपर लगेगा वो एन डैश लगेगा और सरफेस के ऊपर नीचे की तरफ जो लगेगा वो भी आपके पास एन डैश रहेगा। तो सेम टाइप का फोर्स जो है वही उसका एक्शन रिएक्शन पेयर जो है वो बनाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे जो इसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। तो उसकी अपडेट पाने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें।